हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो नीट, JEE और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपन उस टॉपिक का क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग आर्क। इससे पहले जो अपन पढ़े थे वो क्या था, सर्कुलर करेंट कैरिंग कॉइल था। अब उस कॉइल का एक छोटा सा पार्ट है आर्क। उस आर्क के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ। एक आर्क हुआ, इस आर्क की लेंथ मान लो कितनी है, L है। और इस आर्क से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, क्योंकि मेरे को करंट कैरिंग आर्क चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से मैंने क्या किया, एक छोटा पॉइंट बना दिया। कौन सा पॉइंट, O पॉइंट। इस O पॉइंट पे अपने को क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हो राइट हैंड रूल लगा के यहाँ पे है ना, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए आप यहाँ इस तरीके से राइट हैंड लगा रहे हैं अपन, है ना। तो बिल्ड यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अंदर आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अपन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जो रेडियस होगी इस आर्क की, वो अपन R लेके चलते हैं। और इस आर्क का जो एंगल होगा वो क्या लेके चलते हैं, थीटा लेके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, बायो-सेवर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बायो-सेवर्ट लॉ। हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। किसके लिए, अल्पांश के लिए। समझ में आ गया। अल्पांश बोले तो क्या, करेंट एलिमेंट। किसके लिए, करेंट एलिमेंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बायो-सेवर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो करेंट एलिमेंट के लिए बायो-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए सबसे पहले क्या कहे, स्मॉल एलिमेंट चाहिए। स्मॉल एलिमेंट मतलब यहाँ पे एक छोटा सा अपन क्या ले लेते हैं, DL ले लेते हैं। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट हो गया। इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, मान लो यहाँ से कितना, जितनी इसकी रेडियस होगी, तो ये भी R होगा, ये भी क्या होगा, R होगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट O से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो R है। ये अपन एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बायो-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल मतलब थीटा। तो वेक्टर DL एंड वेक्टर R के बीच का एंगल बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर R। तो एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर R कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर DL एंड वेक्टर R के बीच का एंगल कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। तो बायो-सेवर्ट क्या बोलता है, इस करेंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपन बायो-सेवर्ट लॉ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है DB इज इक्वल टू μ0/4π। करेंट I है, करेंट एलिमेंट DL, साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा। और डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R। तो यहाँ पे हो जाएगा R²। तो इस तरीके से DB की जो वैल्यू आई, μ0/4π IDL साइन 90 अपॉन हो जाएगी R²। ये किसकी वैल्यू निकल गई, DB की वैल्यू निकल गई। और मुझे किसके कारण निकालना है, इस पूरे R के कारण निकालना है। तो ये DL के कारण जो फील्ड होगा वो कितना होगा, μ0/4π IDL अपॉन R²। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P नहीं, यहाँ पे O लेके चल रहा है, एट पॉइंट O ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DB। तो यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB, डेट इज μ0/4π IDL अपॉन हो जाएगी R²। और इसी को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू μ0I/4π R² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ DL, तो DL देखिए चेक करते हैं, DL पूरा DL को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, L बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बट हमें पता है एंगल जो होता है वो क्या होता है,
आर्क अपॉन रेडियस क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, टोटल एंगल, आर्क एल है और रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ से एल जो हो जाएगा वो आर इंटू क्या हो जाएगी, थीटा। तो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इतना क्लियर हुआ। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू थीटा हो जाएगी। तो जब मैं इसको पुट करूँगा तो बी इज इक्वल टू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू थीटा। तो यहाँ से आर और आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब यहाँ से आर और आर कैंसिल होंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2r, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ से 2 पाई निकल गया तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई इंटू थीटा 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो ये सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और आर्क के कारण यहाँ पे थीटा अपॉन 2 पाई अलग से क्या हो गया, ऐड हो गया। और इसी को कंप्लीटली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू ज़ 4 पाई आर इंटू थीटा। आप चाहो जैसा याद करना कर सकते हो, आप इस टर्म में याद करोगे तो भी सही है, इस टर्म में याद करोगे तो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r किसका होता है, सर्कुलर कॉइल के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे। और थीटा अपॉन 2 पाई किसके लिए, आर्क के लिए। तो ये याद कर सकते, आसानी से याद हो जाएगा। थीटा अपॉन 2 पाई का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर हुआ, सबको समझ में आया इतना। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप देख सकते हो इस शॉर्टकट को कि इस आंसर सही है कि नहीं चेक करने के लिए शॉर्टकट देखिए। तो शॉर्टकट क्या बोलता है, आपको पता है कि सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, 2 पाई एंगल के लिए, 2 पाई एंगल मतलब सर्कुलर, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 2r। किसके लिए, 2 पाई रेडियन के लिए। यहाँ पे हाँ एक चीज़ और विशेष कर, यहाँ पे थीटा जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, थीटा जो है रेडियन में होगा, इसको याद रखोगे। रेडियन मतलब समझते हो ना, जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो रेडियन में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई अपॉन 180 ऐसा लिखेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। समझ में आ गया। तो जो भी डिग्री है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा थीटा किस में होगा, हमेशा रेडियन में होगा। तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ, ये आप जानते हैं आप। ठीक है, अब देखिए 2 पाई एंगल के लिए मतलब सर्कुलर कॉइल, 2 पाई मतलब सर्कुलर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मतलब 2 पाई एंगल के लिए कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2r होगा। तो 1 पाई एंगल के लिए क्या हो जाएगा, 1 एंगल के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए। ये 2 पाई रेडियन के लिए होगा, 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1 अपॉन 2 पाई। इतना क्लियर हुआ। अब आर्क का एंगल कितना है, थीटा। तो ये 2 पाई के लिए इतना हुआ, 1 के लिए इतना हुआ, तो थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल मतलब आर्क के लिए कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा का मल्टीप्लाई करिए, 1 के लिए निकल गया। तो जितने डिग्री के लिए, 1 डिग्री के, 2 पाई डिग्री के लिए था, 2 पाई रेडियन के लिए, 1 रेडियन के लिए, फिर थीटा रेडियन के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। समझ में आया। तो 2 पाई के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 1 के लिए इतना होता है, और थीटा के लिए कितना, थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए ये दोनों फार्मूला क्या है, पूरी तरीके से सेम है। तो ये आपके ऊपर है, ये शॉर्टकट मेथड था, आप ये याद रख सकते हैं, या तो आपके पास ये पूरा मेथड है कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो हमें सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, या तो ये वाला फार्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी आर्क के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपन इस फार्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे थीटा जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। इतना क्लियर हुआ। आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को अपने को क्या करनी है, याद करनी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है, ये है कि आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि अगर कोई आर्क है वो इस पॉइंट पे कितना एंगल मेट कर रहा है, थीटा एंगल मेट कर रहा है, और इससे आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और इसकी रेडियस कितनी है, मान लो r है। तो उस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्कुलर कॉइल का। तो r का करंट कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। ये मैंने आपको याद करा दिया, अभी भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2r किसका होता है, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट का एक सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और r कारण किसी पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अब जो सेकेंड जो फार्मूला है वो किसके लिए है,
स्ट्रेट कंडक्टर, इसके लिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ध्यान से देखिए, अगर मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसे स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ठीक है, और इसका ये फाइनाइट है, तो इस कंडीशन पर ले लेंगे नीचे वाला एंगल मान लो φ1 है, ऊपर वाला कितना है, φ2 है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं, B = μ0 I अपॉन, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, 4πr sin φ1 प्लस sin φ2, ये फार्मूला होता है किसका, स्ट्रेट इन फाइनाइट कंडक्टर का फार्मूला होता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, फाइनाइट कंडक्टर का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो फाइनाइट कंडक्टर के लिए इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया फाइनाइट कंडक्टर का, स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर का क्या है, ये फार्मूला हो गया। स्ट्रेट कंडक्टर में कौन सा है, ये पहला केस फाइनाइट का। अब इसी में सेकेंड लेते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की स्थिति में आपको खुद पता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर ये अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये अगर इनफाइनाइट हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, φ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैंने स्पेशल यहाँ पे बता दिया, आपको पहले भी बता चुका है, ठीक है। तो ये फैलते जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो कितना फैल सकता है हमारे पास, 90 डिग्री तक। तो यहाँ b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, sin 90 1 + 1 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 I अपॉन आती है 2πr। अगर a के टर्म में लोगे यहाँ पे r को, तो ये a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, ठीक है। तो μ0 I अपॉन क्या आती है, 2πr आती है, किसके लिए, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। एक स्पेशल केस है इसमें, ध्यान से देखिए, अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस साइड क्या है, 90 डिग्री है, अपन बोल सकते हैं ये a डिस्टेंस पे है, यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये कितना डिग्री का है, मान लो यहाँ पे जो एंगल है φ2 वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एक साइड इसका कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वायर लगा नहीं है, तो वायर लगा नहीं है यहाँ पे, तो φ1 की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाफ पार्ट के कारण, नीचे का पार्ट क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस अपन क्या लेके चल रहे हैं, r लेके चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए φ1 की वैल्यू 0 डिग्री, sin 90 क्या हो जाएगा 1, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हाफ पार्ट का वो हो जाएगा μ0 I अपॉन 4πr। 4πr क्या होगा, साइन 0, ये 0 हो गया भाई, देखो ना, सेकंड नीचे अगर वायर रहता तो अपन यहाँ पे एंगल लेते, वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, इसी के साथ इसी के अलॉन्ग है, 0 डिग्री का होगा। और यहाँ पे दूसरा वाला इनफाइनाइट है, दूसरा वाला कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो दूसरा वाला अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इसका मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा μ0 I अपॉन 4πr। मतलब आपको ये फार्मूला याद रखना है, इन्हीं फार्मूले से अलग अलग केस बनता है, इनफाइनाइट के लिए और हाफ पार्ट के लिए। समझ में आ गया? तो अभी इन दोनों आर्क और स्ट्रेट कंडक्टर को मिला के क्वेश्चन करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो आर्क और स्ट्रेट, जैसे इस तरीके का बोल सकता है, यहाँ से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर है, फिर आर्क है, फिर स्ट्रेट कंडक्टर है, इस तरीके से बन सकता है। और अलग अलग केस बन सकता है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से, x y z इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, फिर यहाँ पे आर्क हो गया ऐसा इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसा जा रहा है स्ट्रेट कंडक्टर करंट, तो इसके कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दोनों पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए दोनों टाइम का फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, आपको ये दिमाग बैठाना है, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए ट्रिक बता दिया, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए ट्रिक बता दिया आपको कि न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे ट्रिक्स अपने को यूज़ करने हैं। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 बोलता है यहाँ पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आपको हर केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0 I अपॉन क्या होता है, 2πr होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, पॉइंट O इज़ अलोंग द स्ट्रेट वायर, पॉइंट O इज़ अलोंग द स्ट्रेट वायर। तो अगर पॉइंट O स्ट्रेट वायर के क्या है, अलोंग है,
तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया इस फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए, ये स्ट्रक्चर अपने को दिया हुआ है, इस ओ पॉइंट पे क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो सबसे पहले मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इसमें कितने केस बनेंगे, सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट केस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकेंड इसके कारण, फिर ये थर्ड, ठीक। सबसे पहले B1 निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। B3 भी क्या हो जाएगा, 0। इस B1 और B3 के कारण जो फील्ड होगा वो 0 होगा। क्यों होगा 0, देखिए इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं ऐसा बढ़ाता हूँ, ये क्या हो गया, इसके अलॉन्ग हो गया। तो पॉइंट O इज़ अलॉन्ग द स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट O जो है, O इज़ अलॉन्ग द स्ट्रेट वायर, अलॉन्ग द स्ट्रेट वायर। अगर पॉइंट O जो है स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग है, स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जस्ट मैंने आपको पहले कैसे बता दिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 और 3 के कारण क्या हो जाएगा, 0। अब 2 के कारण देखते हैं, B2। तो B2 क्या है, एक आर्क है। तो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था μ0I अपॉन होता है फार्मूला 2R। अब यहाँ पे देखिए R के प्लेस में क्या है, A है। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, इंटू थीटा अपॉन क्या होता है, 2π। ये सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और R के कारण मैंने बढ़ा दिया है μ0I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन क्या होता है, 2π। अब देखिए μ0I अपॉन 2R, रेडियस कितनी इसकी A है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2A इंटू थीटा। तो ये इस आर्क का जो एंगल है वो कितना है, कितना है ये, हाफ सर्कल, मतलब पाई। तो यहाँ पे पाई अपॉन हो जाएगी 2π। पाई अपॉन क्या हो जाएगी, 2π हो जाएगी। यहाँ से पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0I अपॉन 2 2 ज़ा 4A। इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो देखिए इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड्स, कैसा होगा, इनवर्ड्स होगा। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि B1 और B3 का क्या हो गया, 0 हो गया। या नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B नेट निकाल सकते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3, मतलब तो वही है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा μ0I अपॉन क्या हो गया, 4A। ये भी कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें 2 सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, दोनों सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये पहला वाला सर्कुलर कॉइल हो गया, ये दूसरा वाला। तो फर्स्ट वाले सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कुलर कॉइल का फार्मूला पढ़े, μ0I अपॉन क्या होता है, 2R। अब देखिए पहले वाले में करंट I1 है, रेडियस कितनी है, R1 है। तो यहाँ पे μ0I1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2R1। इतना क्लियर हो। आप चाहो तो आर्क वाला भी फार्मूला लगा सकते हो। सर्कुलर कॉइल का जो आर्क होता है या एंगल होता है, कितने एंगल का होता है, 2π कैंसिल, μ0I अपॉन 2R हो जाएगा। तो अपने को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर कॉइल का डायरेक्टली फार्मूला है, ठीक। सेम वैसे B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0I अपॉन 2R, सेम फार्मूला। अब यहाँ पे करंट कितना है, I2, और रेडियस कितनी है, R2 है। तो ये यहाँ पे हो जाएगी 2R2। अब डायरेक्शन की बात करते, डायरेक्शन चेक करते, देखिए करंट यहाँ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, कैसा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड हो गया। सेम वैसे ही I2 का देखते हैं, करंट फील्ड कैसा होगा, O पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा आउटवर्ड। इतना क्लियर हुआ, देख लीजिए आउटवर्ड है इस तरीके से, कर्लिंग फिंगर यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, दोनों के स्केल आउटवर्ड इनवर्ड। तो आउटवर्ड है दोनों, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे B नेट क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो B1 प्लस B2 करेंगे, देखिए μ0 अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन क्या बचेगी, R2 बचेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितने केस बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते, ये आर्क हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकेंड इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये थर्ड ये वाला हो गया, ये फोर्थ वाला, इन सब का क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनके कारण क्या मिल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले B1 कैलकुलेट करते हैं। तो B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, देखिए B1 क्या है, एक आर्क है। तो आर्क कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I अपॉन 2R।
अब देखते हैं इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट, रेडियस कितनी है r1, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगी 2r1 इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो जैसे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है कितना होता है पाई, तो पाई अपॉन क्या हो जाएगी 2 पाई, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, तो यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या आया 2 टू 4r1, ये निकला b1 की वैल्यू। अब देखते हैं b2 एंड b4 पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, तो b2 और b4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पॉइंट O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर, पॉइंट O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर, देखिए अलोंग है, ये भी पॉइंट अगर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से पास हो रहा है, ये भी पॉइंट अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से पास हो रहा है। तो b2 एंड b4 में जो पॉइंट O पॉइंट के क्या है, ये अलोंग है, तो इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर। इतना क्लियर हुआ, तो स्ट्रेट वायर के अलोंग है, इस लेन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं b3, तो b3 क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो आर्क का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी देखिए इस तरीके से आई करंट दोनों सब में जाएगी, है ना, अपॉन 2r, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है 3 वाले की r2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2r2। सेमी सर्कल है तो एंगल भी कितना हो जाएगा पाई, और टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू 4r2, ये हमारा क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड b1 एंड b3 की। अब b नेट निकालना है, तो b नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस करेंगे, अपोजिट है तो जो बिग वाला है माइनस वाले को स्मॉल कर देंगे बिग वाले से। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए देखते चेक करते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड 3 वाले का थम्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग फिंगर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से तो कैसा होगा वो पॉइंट पे बी वाले का क्या होगा, कैसा होगा इनवर्ड, कैसा होगा इनवर्ड। तो b3 वाले का जो डायरेक्शन आया वो कैसा आया, इनवर्ड आया, कैसा आया इनवर्ड। इतना क्लियर हुआ। अब किसकी बात करते हैं, 1 वाले की, b1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए थम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग फिंगर, तो यहाँ ओ पॉइंट पे कैसा है आउटवर्ड है, तो b1 जो होगा वो कैसा होगा आउटवर्ड होगा, कैसा होगा आउटवर्ड। देखिए एक इनवर्ड है, दूसरा कैसा है आउटवर्ड है। तो बी नेट कैसे निकालेंगे, तो बी नेट इज इक्वल टू b2 और b4 क्या हो गया 0 हो गया। अभी इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो बी नेट कैसा निकलेगा, यहाँ पे b1 माइनस b3 हो गया, तो b3 माइनस b1। तो देखिए सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन है इसमें, b1 है कि b3 है, तो जिसका रेडियस कम होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। तो रेडियस किसका कम है, देखिए r1 वाले का, तो b1 क्या होगा ज़्यादा होगा, तो b1 इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा b3 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि जिसका रेडियस कम होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि रेडियस के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना क्लियर हो गया। तो b1 इज़ ग्रेटर देन b3, दैट इज़ b1 माइनस क्या हो जाएगा b3 हो जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बड़ा वाला उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि b1 माइनस b3 कर रहा है इसलिए कैसा होगा आउटवर्ड होगा, कैसा होगा आउटवर्ड। अगर b3 माइनस b1 होता, अगर b3 बड़ा होता तो डायरेक्शन नेट फील्ड का कैसा होता इनवर्ड होता। तो यहाँ पे b1 की वैल्यू ज़्यादा इसलिए क्या हो जाएगी आउटवर्ड हो जाएगी, जैसा b1 का डायरेक्शन है। इतना क्लियर हुआ। तो b1 माइनस जब b3 करेंगे, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन है, निकाल लिया अपन, है ना, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r3, और नेट फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा आउटवर्ड होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में फिर से वही चेक करेंगे, है ना, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखिए b2 एंड b4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर पॉइंट O इज अलोंग द स्ट्रेट वायर, तो ये दोनों क्या हो गया 0 हो गया। अब देखते हैं b1 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू अभी स्ट्रेट कंडक्टर है, सेम आएगा, कितना आया था देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 b1, एकदम सेम आएगा, जैसा मैंने यहाँ पे निकाला b1 वैसे यहाँ पे निकलेगा। अब b3 निकालते हैं, तो b3 की वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी, कितनी आई म्यू नॉट आई अपॉन 4r2, सेम आएगी। क्यों आएगी सेम क्वेश्चन टाइप, सेम टाइप का क्वेश्चन, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो b3 का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे कैसा होगा, b3 में ये आउटवर्ड और यहाँ O पे कैसा होगा इनवर्ड, तो b3 कैसा होगा इनवर्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इनवर्ड। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं b1, तो b1 में देखिए करंट इधर जा रही है, तो इस तरीके से देखिए करंट यहाँ से निकले, करंट थम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर जाने के बाद यहाँ पे कैसा होगा अनवर्ड, तो इसमें कैसा होगा फिर से क्या आ गया इनवर्ड आ गया।
अब दोनों का डायरेक्शन कैसा देखिए, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड था इसलिए माइनस किया था, इसमें क्या है दोनों क्या है इनवर्ड है, सॉरी यहाँ पे R2 होगा ना रेडियस, इसको मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो दोनों कैसा है इनवर्ड इनवर्ड है, तो दोनों अगर इनवर्ड हो गया तो इस कंडीशन में बी नेट क्या हो जाएगा, ऐड कर दो B1 प्लस B3। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर था किसका, डायरेक्शन का। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है, सब चीज़ सेम आया है, बस डायरेक्शन दोनों का क्या है अलग अलग है। नेट फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा इनवर्ड होगा, इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपने को कैलकुलेट करनी है ठीक है। अब इसमें करंट नहीं दिया है, मैं भूल गया लिखना, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कितनी करंट फ्लो रही है, मान लो आई करंट फ्लो रही है। तो देखिए करंट यहाँ से आ रही है, इस तरीके घूम से यहाँ से जा रही है। तो इसमें कितने केस बनेंगे, देखिए ये पहला केस हो गया, ये वाला दूसरा। चाहो तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके 2 केस बना सकते हो, लेकिन ये एक स्टेट कंडक्टर है, यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो नेग्लिजिबल डिफरेंस तो अपन एक स्टेट कंडक्टर मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस में स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर के कारण इन्फाइनाइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन क्या होती है 2 पाई आर होती है, लेकिन डिस्टेंस कितना है ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन हो जाएगा 2 पाई ए। किसके कारण है, स्टेट कंडक्टर के कारण। सेकंड B2 किसका निकलेगा, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के कारण। तो सर्कुलर कॉइल कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितनी है A है, तो यहाँ पे हो जाएगा A। इतना क्लियर हुआ। तो ये स्टेट कंडक्टर का फार्मूला है और एक किसका फार्मूला है, स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर का फार्मूला, और एक किसका है सर्कुलर कंडक्टर का फार्मूला है, सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर का या कॉइल का फार्मूला है। ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 में देखिए कर्लिंग फिंगर्स और एस्ट्रो कैसा है आउटवर्ड, तो फर्स्ट वाले में आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा आउटवर्ड। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखिए थम्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसमें डायरेक्शन कैसा होगा करंट का इनवर्ड होगा, कैसा होगा इनवर्ड। इतना क्लियर होगा। तो एक में आउटवर्ड है, दूसरे में कैसा है इनवर्ड। चेक कर सकते देखिए इस तरीके से है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इस तरीके से यहाँ जा रहा है, तो इसमें कैसा होगा इस तरीके से बाहर निकलेगा, यहाँ पे कैसा जाएगा अंदर जाएगा ओ पे, तो ओ पे कैसा होगा इनवर्ड होगा। तो बी नेट क्या होगा, तो बी इज इक्वल टू चेक करते हैं कौन बड़ी क्वांटिटी, देखिए ये ज़्यादा से डिवाइड हो रही है तो ये छोटी क्वांटिटी होगी, B2 क्या है बड़ा क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पाई का डिवाइड है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो B2 इज ग्रेटर देन B1। तो देयरफॉर वी कैन राइट बी नेट इज इक्वल टू B2 माइनस B1। तो B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चेक कर लीजिए, B2 की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2A, म्यू नॉट आई अपॉन 2A, और B1 कितना है यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, कितना है 2 पाई ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2A कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई, और डायरेक्शन कैसा होगा जैसा B2 का डायरेक्शन है, B2 कैसा है इनवर्ड, तो इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा इनवर्ड होगा, कैसा होगा इनवर्ड। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल गया, बी नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। इतना क्लियर हुआ। तो बी नेट अपन आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चेक कीजिए यहाँ पे कितने आर्क बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला फर्स्ट आर्क हो गया, ठीक है, ये वाला सेकेंड आर्क, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इसमें सबसे पहले सीधा सीधा दिख रहा है B3 और B4 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पॉइंट O इज़ अलोंग द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन स्ट्रेट वायर के क्या है वो अलोंग है, कौन पॉइंट O। इतना क्लियर देख लीजिए। B3 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से पास होगा, यहाँ से फोर्थ पास होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं आर्क की। तो पहला वाला आर्क देखते हैं, इस आर्क का करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, सभी आर्क से I करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो आर्क का करंट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो इसकी रेडियस कितनी है 2A2 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2A2 इसकी रेडियस, ठीक है, ये हो गई 2A2। और यहाँ पे लिख सकते हैं आर्क कितना होगा थीटा अपॉन 2 पाई। तो इसका जो आर्क है वो कितना है थीटा एंगल का है, तो थीटा अपॉन क्या हो जाएगी 2 पाई। इतना क्लियर हुआ। अब B2 निकालते हैं। तो B2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो B2 इतने आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने निकाल दिया इधर के आर्क कारण, इतने आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो R कितना है रेडियस इसका, यहाँ पे लिखा है A1, तो यहाँ पे 2A1 हो जाएगा, इनटू
एंगल अपॉन 2 पाई। तो इसका एंगल कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, तो अगर ये थीटा है और ये पूरा कितना होता है 2 पाई, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा 2 पाई माइनस थीटा का एंगल आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे बी नेट के लिए तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन देखिए, थम्ब शोज डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड, तो 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। इतना क्लियर। अब 2 के कारण चेक करते हैं, थम्ब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से फिर से कैसा होगा, इनवर्ड। तो दोनों का अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो अपन बी नेट कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 कर देंगे। जब B1 प्लस B2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू ज़ 4 पाई। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू ज़ 4 पाई। 4 पाई कॉमन निकल गया। यहाँ बचेगा थीटा अपॉन A2, थीटा अपॉन A2 प्लस इसमें से कॉमन क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू ज़ 4 पाई बाहर निकल गया। यहाँ बच जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन A1। ठीक, तो ये इसका हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, थीटा अपॉन A2, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा अपॉन A1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ से पाई और 4 पाई म्यू नॉट को कॉमन ले लिया है। और इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन कैसा इनवर्ड है, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इनवर्ड होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसको आपको एक बार देखना है, एक बार मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ए पे कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देखना है, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं। ये पहला स्ट्रेट वायर जो ऐसा है ना, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है इस तरीके से। यहाँ पे फिर एक वायर इस तरीके से गई जेड एक्सिस मतलब आपकी तरफ। यहाँ पे ऐसा वायर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, फिर यहाँ पे ऐसा वायर है। ठीक, तो इसके कारण जो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने को कैलकुलेट करना है। तो पहला ये सेमी स्ट्रेट वायर हो गया, फिर ये हो गया सेमी सर्कुलर वायर हो गया सेकेंड, और ये थर्ड फिर से सेमी स्ट्रेट वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले B1 निकालेंगे। तो B1 की वैल्यू और B3 की वैल्यू ये क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी देख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगी 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्यों होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो मैंने बता दिया है सेमी स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का मैंने आपको पढ़ा चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पे डिस्टेंस इनका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रेडियस आर, तो ये भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा आर होगा। तो इसका फार्मूला पढ़े, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मैंने इसके बारे में बताया आपको, फाई 2 होता है। ठीक है, किसके लिए कंडीशन है, दोनों साइड के लिए। अब इसमें देखिए कंडीशन कैसा है, ये आपका वायर है, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको निकालना है फील्ड की वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस आर दिया, आई करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए इसका एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा 90 हो गया, और दूसरे साइड का एंगल क्या हो जाएगा फाई 2 0 डिग्री हो जाएगा। फाई 1 कितना हो जाएगा 90, दूसरे साइड का 0। तो यहाँ पे साइन 90 जब पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि सेम ही है ना। ये अंदर अगर वायर और होता अंदर की तरफ तो यहाँ पे भी साइन 90 लेके चलते अगर इनफाइनाइट होता तो, लेकिन यहाँ पे अंदर वायर नहीं, सिर्फ एक ही साइड वायर है। इस तरीके से वायर हाफ वायर, और इस डिस्टेंस पे निकालना है तो हाफ वायर के लिए एक ही साइड का एंगल देखेंगे, इनफाइनाइट है मान लो, तो इधर के इनफाइनाइट के लिए एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 91 हो गया, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ गई। तो सेमी वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो B1 और B3 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस आर है और दोनों में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, ये हो गया B1 और B3 की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, B2 की वैल्यू। तो B2 क्या है, ये किसके लिए हो गया, सेमी स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए। ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो फिर से अपन निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन फार्मूला होता है 2R, ये हमारे पास फार्मूला है, इनटू थीटा अपॉन 2 पाई, ये हमारा आर का फार्मूला है। और थीटा कितना होगा, तो सेमी सर्कुलर वायर का एंगल कितना होता है, पाई होता है। तो ये आ जाएगा B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई
अपॉन 2 × 4r। ये सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब डायरेक्शन की बात आती है, ध्यान से देखिए। ये देखिए सबसे पहले B1 का डायरेक्शन देखते हैं कैसा है। B1 में करंट जा रही है अंदर की तरफ, करंट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखिए इस तरीके से करंट जा रही है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब कौन से एक्सिस में, ये कौन से एक्सिस, वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के कारण यहाँ लगा देंगे -j कैप। नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए क्या लगा दिए, यहाँ -j कैप लगा दिए। इतना क्लियर हो गया है ना। इसका यूनिट वेक्टर I लेते हैं, इसका j लेते हैं, और इसका क्या लेके चलते हैं, k लेके चलते हैं। तो नेगेटिव वाई एक्सिस देख लीजिए, ये वायर ऐसा है z एक्सिस पे, ठीक है। अब करंट अंदर की तरफ जा रही है, इन्वर्ट देखिए, करंट अंदर की तरफ जा रही है, ऐसा एंटर कर रही है। तो फील्ड कैसा होगा, O पॉइंट पे देखिए ऐसा कर्लिंग फिंगर इस तरीके से, कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब ये कौन सा है, y का अपोजिट y मतलब नेगेटिव j एक्सिस, ठीक। B3 के निकालते हैं, B3 के देखिए इस तरीके से, करंट आपकी तरफ आ रही है इस तरीके से। तो करंट अगर आपकी तरफ आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से रख लेते हैं, है ना। करंट आपकी तरफ, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग फिंगर देखिए फिर से कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। कर्लिंग फिंगर ऐसा देखिए, ऐसे घुमाते हैं अपन कर्लिंग फिंगर। तो यहाँ नीचे O पे कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ। नीचे मतलब कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस फिर से। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए फिर से क्या लगा देंगे, -j लगा देंगे। क्या लगा देंगे, -j लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब B2 के लिए, तो B2 के लिए डायरेक्शन देखिए कैसा होगा, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट 2 वाले पे लिए, कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग फिंगर इस तरीके से। तो कैसा हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब पॉजिटिव z एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, z, अंदर की तरफ फील्ड देखिए ऐसा निकल के ऐसा फील्ड अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है मतलब कौन सा एक्सिस है वो, पॉजिटिव z एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव z एक्सिस। कौन सा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि z तो आपकी तरफ है, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देख लीजिए ये z एक्सिस है, ये कर्लिंग फिंगर देखिए, करंट हो गया, फिर यहाँ पे फील्ड है ऐसा। फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर ये आपका z एक्सिस है तो उधर अंदर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा, तो -k हो जाएगा। तो ये आपका फील्ड हो गया। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, B = टू, अब इसको वेक्टर में अपन कन्वर्ट कर दिया, B1 B3 एंड B2 ले लिए। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 प्लस वेक्टर B3, है ना। तो वेक्टर B = क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4πr, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, माइनस सामने लगा दिए j कैप। B2 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4r प्लस माइनस माइनस फिर से म्यू नॉट I अपॉन 4πr नहीं 4r, यहाँ क्या आ जाएगा, k कैप, ठीक। फिर B3 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4πr माइनस j, माइनस प्लस माइनस म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगी, 4πrj। अब ये j कैप j पैक दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। दोनों ऐड हो गए तो -2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा, 4πrj कैप। फिर ये माइनस म्यू नॉट I अपॉन क्या आ जाएगा, 4rk कैप। अब यहाँ पे देखिए 2 × 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन, चलिए इसको कैंसिल नहीं करते, ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए -j और कैप, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर B का तो B निकलेगा। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, j के मल्टीप्लायर के स्क्वायर और k के मल्टीप्लायर का, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं -2 म्यू नॉट I अपॉन 4πr स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4r का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, आपको पता है। तो B = क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया दोनों साइड से, म्यू नॉट I अपॉन 4r दोनों में कॉमन है, म्यू नॉट I अपॉन 4r। म्यू नॉट I अपॉन 4r का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4r बाहर निकल जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया, 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस। अब यहाँ पे कुछ बचेगा क्या, चेक कर लीजिए नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे पे पाई बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नीचे क्या बच गया, पाई बच गया, क्योंकि पाई तो यहाँ कैंसिल हो गया था इसका वाला, है ना। तो यहाँ पे 4 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे नीचे की तरफ, है ना। 4 स्क्वायर बच गया, 2 × 4, यहाँ पे पाई स्क्वायर बच गया और प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो B = आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन, अब इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आएगा, तो 4 प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा और पाई स्क्वायर से अंडर रूट से नीचे बाहर निकल जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 4πr।
तो यहाँ का पाई स्क्वायर नीचे बाहर निकल गया अंडर रूट से, तो पाई हो जाएगा। तो ये आपका मेन आंसर है। तो ये आपका क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इतना क्लियर हुआ। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर के कारण कैसा होगा, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4πr अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये JEE और नीट और आजकल बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आसानी से आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना क्लियर हुआ सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R। दो आइडेंटिकल कॉइल्स है P और Q, दोनों के रेडियस R है। आर लाइंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर्स। दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है। दोनों के पास कॉमन सेंटर O है। इतना क्लियर हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करेंट्स इक्वल टू I एंड √3i। मतलब P वाले में I करंट फ्लो है, Q वाले में √3i करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों के कॉमन सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए समझ लेते। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉइल P ऐसा है। ऐसा मतलब कौन सी एक्सिस पे है ये, कि कौन सी एक्सिस पे बोल सकते हैं, Y एक्सिस पे है। कौन सी एक्सिस पे है, Y की X एक्सिस पे है। सबसे पहले देखिए P वाला कॉइल जो है ऐसा है इस तरीके से। कौन से एक्सिस पे हो गया ये, X एक्सिस पे। और Q वाला कॉइल किस में है, इस तरीके से। कौन से एक्सिस पे है ये, बोल सकते हैं Q वाला जो है Y एक्सिस पे है। समझ में आ गया। तो ये X एक्सिस में एक कॉइल, दूसरी कॉइल कैसी है, Y एक्सिस। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, कॉमन सेंटर है। इनका मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन ऐसा एक्सिस लेते हैं, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये जो होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, Z एक्सिस। इसका कंपोनेंट I, यूनिट वेक्टर J, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इस तरीके से तीनों के यूनिट वेक्टर्स ले लिए, I कैप, J कैप एंड K कैप। कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर तीनों का ले लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए P के कारण कितना मैग्नेटिक फ्लो। देखिए P का करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आपकी तरफ। करंट मतलब आपकी तरफ आ रही, फिर इधर अंदर जा रही है, ऐसा इस तरीके से। इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ध्यान से देखिए। करंट, थंब सोल्जर एक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ऐसा कॉइल है ना P, इसका करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नीचे की तरफ ऊपर जाएगा। ऐसा देखिए इस तरीके से करंट ऐसा आपकी तरफ आ रहा है। ये ऐसा कॉइल है, आपकी तरफ करंट आ रहा है। 3D में थोड़ा सोचो, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। P में देखिए ऐसा इस तरीके से, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है। फील्ड कैसा होगा, फील्ड इधर से ऐसा आएगा इस तरीके से, और नीचे ऊपर की तरफ। तो O में कैसा जाएगा, फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो O में ऊपर की तरफ जा रहा मतलब कौन से एक्सिस में है, Y कैप में। तो P का जो फील्ड होगा वो मान लो कितना है, 1 लेके चलते हैं, और इसको 2 मतलब BP लेके चलते हैं। तो BP जो होगा 1 2 मतलब B1। BP जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन सर्कुलर कॉइल का कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन क्या होता है, 2R होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा, 2R। I करंट कितना, पहले वाले में I है, रेडियस कितनी इसकी R है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R हो जाएगा। और इसमें देखिए मैंने बताया फील्ड इस तरीके से होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा कॉइल है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, फील्ड कैसा होगा, कर्लिंग फिंगर। ऐसा करंट, ये कर्लिंग फिंगर इस तरीके से जाएगा। फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब कौन से एक्सिस में है, Y एक्सिस में। तो Y के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे J कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, J कैप। वैसे ही BQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट करंट कितना है, √3i, और रेडियस कितनी है, R ही है, तो ये हो जाएगी 2R। इतना समझ में आ गया। तो ये सर्कुलर कॉइल का फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, उसी को अपन लगा दिए हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट √3i अपॉन क्या हो जाएगी, 2R। अब इसकी करंट की बात करें। देखिए कॉइल कैसा है, कॉइल इस तरीके से ऐसा ऐसा। ठीक, देखिए करंट ऐसा, ये सामने वाला देखते हैं इस तरीके से कॉइल है, करंट ऐसे जा रही है इस तरीके से। तो ऐसा करंट इधर नीचे आ रही है, करंट हो गया कर्लिंग फिंगर इस तरीके से। तो कर्लिंग फिंगर मतलब इधर से ऐसा जा रही है अंदर की तरफ। तो कि O में कैसा होगा, फील्ड अंदर की तरफ, मतलब कौन से एक्सिस में जाएगी, X एक्सिस की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे X एक्सिस के लिए कौन सा कंपोनेंट है, I कंपोनेंट। तो यहाँ पे लगा देंगे I कैप। इतना क्लियर हो गया। तो ये BP और BQ की वैल्यू निकल गई। अब नेट फील्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ वेक्टर है तो यहाँ BP लगा दीजिए वेक्टर। तो नेट फील्ड वेक्टर B इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर BP प्लस वेक्टर BQ। वेक्टर BP प्लस क्या हो जाएगी, वेक्टर BQ हो जाएगी। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I अपॉन 2R I कैप प्लस म्यू नॉट √3i अपॉन 2R J कैप। ये हो जाएगी वेक्टर B की वैल्यू। और वेक्टर B का जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, I के मल्टीप्लायर का स्क्वायर प्लस J के मल्टीप्लायर का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट √3i अपॉन 2R होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें B की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट I अपॉन 2R दोनों में कॉमन है,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट लगा इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगी 2r बाहर निकल जाएगी। अंडर रूट में यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ बचेगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3। इतना क्लियर हुआ। तो √1 + 3, तो √1 + 3 क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ आ गया √4 मतलब होता है 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो b की वैल्यू आ गई क्या म्यू नॉट आई अपॉन r। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड किस पे कॉमन सेंटर O पे। तो कॉमन सेंटर O पे P और Q कॉल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन R। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसका बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आर्क के थ्रू कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कोई भी करंट कैरिंग आर्क है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट के एग्ज़ाम में, जेई मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको दिमाग में बैठाना है, और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उस न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे के लेक्चर्स आगे के वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।